Hello, good morning students. Myself Amrinder Kumar, physics teacher from the Science Academy दरभंगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। दैट मीन्स ये कि अगर दो चार्ज पार्टिकल सेम नेचर का है तो उसके बीच में रिपल्सन होगी, और अगर दो चार्ज पार्टिकल अपोजिट नेचर का है तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ में कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा या कितने फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो आइए देखते हैं कि लास्ट क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग का आदत है कि रिवीजन करना थोड़ा सा, और रिवीजन करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। देखो तो F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर था। ये क्या था? ये फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। Q1 एंड Q2 दोनों सेम नेचर का चार्ज है और इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो कूलम्ब्स का ये कहना था कि इस दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होगी वो ऑलवेज इस लाइन के अलोंग होगी, यानी कि ऑलवेज इस लाइन के अलोंग वो फोर्स एक्ट करेगा। जो भी फोर्स होगा कूलम्ब्स का, जितना भी अमाउंट का फोर्स होगा वो ऑलवेज इस लाइन के अलोंग होगा। दैट मीन्स या इसी लाइन पे होगा, ठीक। ये ऐसे या ऐसे नहीं हो सकता है, ऑलवेज इस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, जो सेंटर ऑफ चार्ज है उसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा। दूसरी बात, इस चार्ज का, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ पे K का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दूसरी बात, ये तो K का वैल्यू 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस जो फोर्स को हम इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट मेरे दोस्त परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? इसके बाद पढ़ा था सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्यों सुपरपोजिशन थ्योरम? इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था क्योंकि अगर सिस्टम दो चार्ज से ज़्यादा का हो, दो चार्ज से ज़्यादा का सिस्टम हो, दैट मीन्स 3 चार्जेज हो, 4 चार्जेज हो, 5 चार्जेज हो, 6 चार्जेज हो, n नंबर ऑफ चार्जेज हो, तो उसके लिए नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा किसी एक चार्ज पे ड्यू टू ऑल द चार्जेज। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास एफ नेट का वैल्यू आया था, याद करो, K × Q0 समेसन ऑफ i इक्वल टू 1 to लेके n तक, उसके बाद QI ओवर RI का स्क्वायर। ये हमारे पास एफ नेट का वैल्यू आया था। इसको हम लोगों ने बोला था ये सुपरपोजिशन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक। ये लास्ट क्लास का। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इन मीडियम। ये भी जानते हैं कि कूलम्ब्स का जो लॉ है, वो कूलम्बिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, वो मीडियम से अफेक्ट होता है, ठीक। तो मीडियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, एप्सिलॉन आर क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त? 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद एप्सिलॉन क्या होता है? टोटल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सर कांस्टेंट होता है जो कि हम कूलम्बिक फोर्स में, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम या मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद हम लोगों ने मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन क्या दिया था कि क्वेश्चन था अपना, देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और एक प्रोटॉन है यहाँ पे। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है मेरे दोस्त? प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है me कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। तो हमने इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने थे? इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थे वो 1 मीटर थे, ठीक। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें 3 क्वेश्चन। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होगा, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ठीक, तीसरा इस दोनों फोर्स का रेशियो कितना होगा, ये आपको पता करने के लिए बोला था।
तो आओ देखते हैं, आप लोगों ने ट्राई करके लाया होगा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? यहाँ पे लिखा हुआ है K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू बताओ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देखो ये याद होना चाहिए, स्टेट बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। K का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये सब पूछा जाता है। Q1 कितना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू। Q1 कितना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू Q2 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज अमाउंट में सेम होते हैं, बस उसका नेचर अलग अलग होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, ठीक। मल्टीप्लाई करो इसको, 1.6 इंटू 1.6 2.56 इंटू 9 23.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 29 होगा कैसे? -19 और -19 -38 प्लस 9 -29 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। तो सब लोग जानते हैं बचपन से ही 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो ये इतना न्यूटन का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.304 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 न्यूटन। इसको एक पॉइंट इधर करेंगे तो यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, ठीक। ये Fe आ गया अपने पास। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन था ग्रेविटेशनल फोर्स सर कितना होगा। तो इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, Gm1mt बाई आर स्क्वायर। देखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये G का वैल्यू होता है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे आप 6.67, 9.1 एंड 1.67 को मल्टीप्लाई करोगे तो 101 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। इंटू 10 टू द पावर देखो कितना आएगा, -27 -31 -58 -11 कितना, माइनस ऑफ 69। तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 67 न्यूटन। ये Fg अपने पास आ गया, ठीक। अब आपको मैंने तीसरा क्वेश्चन बताया था कि Fe ओवर Fg करने के लिए, ये तो कैलकुलेशन था सर, ये कैलकुलेशन था, सीखना मेन कंसेप्ट उसमें है। देखो क्या है, Fe ओवर Fg का आपको रेशियो मैंने पूछा था आपसे, देख लो। चलो इतने ही में हो जाएगा अपना। सी नंबर क्वेश्चन, कंसंट्रेट करके देखा जाए Fe ओवर Fg। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। Fe का वैल्यू बताओ, 2.304 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 28 सर, डिवाइड बाई 1.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 67, ठीक, न्यूटन। इस वैल्यू को हम थोड़ा रिमूव छोड़ते हैं अभी। ये Fe ओवर Fg है हमारे पास, तो ये वैल्यू कितना होगा, ये 10 टू द पावर माइनस 67 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर प्लस 67 और 28 कितना हो जाएगा, 39 प्लस में, ठीक। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो अपने पास Fe इक्वल टू आएगा Fg इंटू 10 टू द पावर 39 अप्रॉक्सीमेट। बुक में कभी कभी 10 टू द पावर 40 भी लिखा होता है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक। देखो अब इसमें क्या है कि Fe इक्वल टू Fg इंटू 10 टू द पावर 39। क्यों? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी कि 10 टू द पावर 39, 10 टू द पावर 5 भी हो जाए तो 1 लाख टाइम्स, 10 टू द पावर 6 हो जाए तो 10 लाख टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी हायर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर भैया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बउआ बच्चा है ना। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि 10 टू द पावर 39
बहुत बहुत हैवी अमाउंट का फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए कहीं कहीं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करने के टाइम में ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। वैसे भी जहाँ पे आपके पास 1000 रुपया और 1 रुपया है तो आप 1 रुपया वालों को इग्नोर कर देते हैं, है कि नहीं। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है। आप इसको प्रिंट कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आपका दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट है। शायद ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, बट देखो इसको क्या है, आप पॉज करके ट्राई ले सकते हैं खुद से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। आपसे बोला गया है कि स्मॉलेस्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा जो चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो देखते हैं। अच्छा सर, तो इसमें चार्ज तो आप दिए ही नहीं, तो हम फोर्स किसके बीच में कैलकुलेट करें। तो एक इसमें हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स तभी पॉसिबल होगा मेरे दोस्त जब चार्ज स्मॉलेस्ट होगा। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमारे सिलेबस में कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बीच का फोर्स निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे रख दो, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ रख दो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 मीटर। अब आप फोर्स निकाल लो। फोर्स कितना आएगा, वही फॉर्मूला Q1 Q2 ओवर R² इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻9। ये भी उतना ही होगा। जब ये भी उतना ही होगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं फोर्स चार्ज का, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको बेटर आइडिया है। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो ये स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा आपके सिलेबस का। दूसरी बात, ये क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। इसका ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है, 1 मीटर। इसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ Q1 Q2 एंड Q3। Q1 का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 3 माइक्रोकूलम। तो आपसे किसी एक चार्ज पे फोर्स पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे, हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 चार्ज से ज़्यादा का सिस्टम है। तो Q1 1 माइक्रोकूलम है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू माइक्रो इक्वल टू 10⁻6 कूलम। Q2 कितना है, -2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻6 कूलम। एंड Q3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10⁻6 कूलम। ये आपके पास चार्ज ऐसा यूनिट में आ गया, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे ऐसा यूनिट में दिया हुआ 1 मीटर। ठीक, सबको हम एक ही यूनिट में रखेंगे। अब हमारे पास फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है ऑन चार्ज Q1 पे नेट फोर्स। तो देखो Q1 पे नेट फोर्स, Q1 पे Q3 और Q1 दोनों प्लस नेचर का है। यहाँ पे देखो Q1 भी प्लस नेचर का है और Q3 भी प्लस नेचर का, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये इस तरफ हो जाएगा। ये F3 की वजह से है और 1 पे है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। अच्छा, ये Q2 है निगेटिव नेचर का, तो ये अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज ऑफ 2। ये दोनों फोर्स आपके पास आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर। तो आओ हम F13 कैलकुलेट करते हैं। तो देखो F13 इज इक्वल टू Q1 Q3 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर, R का स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना है, 10⁻6 इंटू Q3 का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 27 इंटू 10⁻, बताओ कितना होगा, 27 इंटू 10⁻³ यानी कि 2.7 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये F13 आ गया। उसी तरीके से सिमिलरली आप F12 कैलकुलेट कर सकते हो। F12 करो, Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का वैल्यू 1 गुना 10⁻6 इंटू Q2 का वैल्यू 2 इंटू 10⁻6। सर माइनस क्यों नहीं लगाए हैं, अरे भाई माइनस हम नहीं लगाते, साइन नहीं लगाएंगे। साइन से सिर्फ ये पता चलता है कि फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। साइन हम कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, तो 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक,
अब आपके पास दो फोर्स है और दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा बताओ। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। इफ दिस इज 60 डिग्री देन व्हाट इज दिस 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। दो फोर्स के बीच का एंगल हमको 120 डिग्री और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, तो नेट फोर्स आपको नहीं पता चल जाएगा। एफ नेट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसी तरीके से यहाँ भी लगाएंगे हम। इसको मान लो F1 और इसको मान लो F2, थोड़ा लिखने में आसानी होगा और कुछ नहीं। तो F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है। आप वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आंसर आएगा 2.38 इंटू 10 टू द पावर 2.38 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, -2 न्यूटन। ठीक, ये आपके पास मैग्नीट्यूड में नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसमें। ठीक, तो आप इसको भी छापो जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है तो देखो, एक हमारे पास स्क्वायर है या रेक्टेंगल है जो भी बोलो, इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। ठीक, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारे पास। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट है बंधु मेरे a,0 और इसका कोऑर्डिनेट है मेरे दोस्त a, a और इसका कोऑर्डिनेट है 0,a। समझ रहे हैं आप? ये 4 चार्ज का सिस्टम दिया हुआ है, 4 चार्ज का सिस्टम है, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। दिस इज एट ऑरिजिन, आपको लग रहा है ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस में a है, ये a है, ये 0a है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लिख लो। फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर, फाइंड कैपिटल Q for which resultant force on स्मॉल q इज 0। आपको बोला है कि कैपिटल Q पता करो, जिस स्मॉल q का कैपिटल Q पता करो फॉर विच रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q, किसी भी एक स्मॉल q पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। कैपिटल Q का वैल्यू कितना होना चाहिए जिसके वजह से स्मॉल q पे नेट फोर्स कितना हो 0 हो। तो ये आप ट्राई करो खुद से, एक बार पॉज करके ट्राई करो। हाँ, तो मेरे दोस्त आपने इसको ट्राई किया होगा, और देखते हैं मैं भी ज़रा ट्राई कर लूँ। तो इसमें मुझसे पूछा है कि Q का वैल्यू कितना होना चाहिए, स्मॉल q का वैल्यू कितना होना चाहिए जिसकी वजह से स्मॉल q नहीं, कैपिटल Q का वैल्यू कितना होना चाहिए, स्मॉल q का किसी का भी वैल्यू निकाल लो, कितना होना चाहिए कि किसी एक पे नेट फोर्स कितना हो जाए 0। चलो आ जाओ कंसीडर करते हैं। सपोज कर लो मैंने इसको कंसीडर किया, ठीक, या आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। तो इसको कंसीडर किया तो इस प्लस चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा इस तरफ, इस प्लस चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा इस तरफ, और एंड इस प्लस चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा। अच्छा, पहले इस चार्ज की वजह से रिपल्सन इधर, इसके वजह से इधर, इस दोनों का जो नेट रिपल्सन होगा वो किस तरफ हो जाएगा। आप वेक्टर मेथड से इसको जोड़ सकते हैं, आपको इस लाइन पे आ जाएगा। अच्छा, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी रिपेल करेगा इस लाइन पे। तो ये 0 कभी भी होगा, दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो कभी भी उसका नेट रिजल्टेंट 0 होगा नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो रिजल्टेंट हमारा 0 हो सकता था। इसके लिए आपको, मुझे ये समझ में आया या हम लोगों को ये समझ में आया कि इस दोनों में से या तो कैपिटल Q या स्मॉल q में से कोई एक ना एक निगेटिव होगा, क्योंकि अगर दोनों सेम नेचर का होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें एक ये जो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाए, इस तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये तब भी संभव है जब इसमें से कोई एक निगेटिव होगा। तो आ जाओ देखते हैं अपन क्या करते हैं कि इसको हम, अब ये समझ गए आप, तो इसको हम मिटा देंगे क्योंकि ये रफ कर देंगे। मैं यहीं पे आपको फिर से बताऊंगा। देखो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना था मेरे दोस्त, a,0 था, आई थिंक a,0। तो देखा जाए, हम इसको क्या करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, कैपिटल Q को निगेटिव ले लेते हैं। ठीक, आप किसी को भी ले सकते हो, कैपिटल Q को निगेटिव ले लिए, तो निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसके वजह से अट्रैक्शन होगा इन दिस डायरेक्शन, एंड इसके वजह से भी अट्रैक्शन होगा इन दिस डायरेक्शन, और इस दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इस लाइन पे आ जाएगा, इसके डायगोनल के अलोंग आ जाएगा। ठीक,
तो सॉरी, लाइन आपका सीधा होना चाहिए, इस पे हो जाएगा नेट फोर्स किस दोनों का, ये और ये का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और ये प्लस है ये भी प्लस है तो इसका रिजल्टेंट इधर चला जाएगा। ठीक, अगर दोनों फोर्स को हम क्या कर लेंगे, बैलेंस कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो देखो इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इस फोर्स का, ये वाले फोर्स का K इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई, इसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा a, तो a का स्क्वायर होगा क्योंकि a माइनस a 0 हो जाएगा और a माइनस 0 a हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट इसका कितना आएगा, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई यहाँ भी a का स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये वाला जो है इसके वजह से जो इंट्रैक्शन का फोर्स है वो कितना हो जाएगा, k इंटू स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, दोनों स्मॉल क्यू है, डिवाइड बाई व्हाट इज दिस डिस्टेंस a√2। क्यों, देखो ये वैल्यू a ये वैल्यू a, तो ये कितना हो जाएगा a√2, तो a√2 का स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर होगा, a√2 का स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। अब दिस फोर्स एंड इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में वो बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स देखो सेम वैल्यू का है, तो इसका एफ नेट कैलकुलेट करना है अपने को, एफ नेट कैलकुलेट करना है। तो एफ नेट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक फोर्स का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे आप इसको मान लो F1, इसको मान लो F2, वैसे दोनों सेम ही हैं। तो F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा कितना है, इस दोनों के बीच का मैं एंगल 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री। ठीक, ये तो हो ही गया। अब एक और फॉर्मूला होता है वेक्टर में, शॉर्टकट फॉर्मूला 2f cos थीटा। अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, ये वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री, कुछ भी एंगल हो, थीटा एंगल हो, तो एफ नेट का जो वैल्यू होगा वो होता है 2f cos थीटा बाई 2। ये कब लगाएंगे, जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और उसके बीच का एंगल कितना हो, थीटा। तो यहाँ पे 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना है, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई a का स्क्वायर, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम ही है, इंटू cos थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, cos थीटा बाई 90 बाई 2 कितना आ जाएगा, cos 45। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2k क्यू बाई a स्क्वायर इंटू cos 45 1/√2। इस √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा √2k क्यू बाई a स्क्वायर। एंड दिस फोर्स, दिस एफ नेट फोर्स, यानी कि ये हुआ आपका एफ नेट, ये वाला एफ नेट और ये वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तभी ना नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्योंकि दोनों डायरेक्शन का फोर्स मेरे भाई 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से, अगर दोनों 5-5 न्यूटन लगा रहा है तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना होगा, इस ब्लॉक पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम दोनों फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे इस छोटे से जगह में देख लो, √2k क्यू बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर और ख़त्म, मर गया। इस स्मॉल q से एक ख़त्म, इस k से k भी ख़त्म, क्या बचा, √2q और यहाँ पे बचा है q बाई 2, तो q इक्वल टू 2√2q बचेगा, है ना। और दूसरी बात, एक निगेटिव बताए थे आपको, कोई निगेटिव होगा तो माइनस, ये निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे ये माइनस साइन आप पुट कर दो। ठीक, तो ये अपने पास इतना अगर चार्ज होगा, इस दोनों में ये रिलेशन होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, किसी एक चार्ज पे 0 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना था हमको, करना ये था कि पहले मैंने चेक किया कि फोर्स 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो सिचुएशन दिया हुआ था उस पर, तो उस पर फोर्स 0 कभी भी नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया कि किसी एक चार्ज को निगेटिव कंसीडर कर लिया, तो कैपिटल क्यू को निगेटिव अपन ले लिया। इसके लिए निगेटिव ले लिया क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव ही रखते, इसको पॉजिटिव रखते, सबको पॉजिटिव रखते तो कभी भी 0 नहीं होता। तो एक को निगेटिव ले लिया, इसके वजह से फोर्स इधर, इसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इधर, एंड दिस इज पॉजिटिव, देन इसका जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में। इस दोनों का नेट फोर्स हम जान रहे थे कि इसी लाइन पे आएगा, और ये लाइन का फोर्स और ये लाइन का फोर्स दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो एफ नेट इस पे कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू पे 0 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन भी वही डिमांड कर रहा था, हमने फोर्स नेट कैलकुलेट किया, उसको इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, चलो उसको आप प्रिंट कर लेना। इस क्वेश्चन को देखो, कंसीडर ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूब है, ठीक,
सब हर क्यूब का जो जितने भी कोऑर्डिनेट सब कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 8 के 8 कोऑर्डिनेट, सब पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। सब पे चार्ज कितना रखा हुआ है? स्मॉल क्यू रखा हुआ है, या आप Q1 कहाँ स्मॉल क्यू ही रखा हुआ है, ठीक, स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। आपसे पूछा है किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालिए ड्यू टू ऑल द चार्जेस। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, गिवन ए क्यूब विथ पॉइंट चार्जेस Q ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टिसेज फुल स्टॉप, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द 7 चार्जेस। रेस्ट 7 की वजह से किसी एक पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो आज आप ट्राई करते हैं, तुम पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। देखो क्या करना है, इसमें वेक्टर का मेथड लगेगा, वेक्टर एडिशन मेथड लगेगा। वेक्टर का जो हम आपको बताए थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, इजी वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए पे जो हमारा पॉइंट ए पे जो चार्ज है उस पर हम नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो ए पे कैलकुलेट करने के लिए F ऑन A1, या इसका क्या मतलब, फोर्स ऑन चार्ज। अच्छा पहले बताओ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, रिकॉल करो। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हमारे पास फोर्स आया था F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर F12 है, यानी कि F12 है, तो यहाँ पे हम लगाए थे R1 माइनस R2, ठीक, वेक्टर डिवाइड बाय R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का पावर Q। 1-2 है तो R1 माइनस R2, अगर 2-1 रहता तो R2 माइनस R1। ये याद रखने का तरीका है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये यहाँ पे यूज होना है, ठीक। तो देखो पहला हम FA1 कैलकुलेट कर रहे हैं, FA1 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू चार्ज 1, ठीक। तो दोनों पे चार्ज सेम ही है, तो K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई R1 माइनस R2, R1 A के कोऑर्डिनेट में से 1 का कोऑर्डिनेट घटाएंगे, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस A, माइनस ऑफ A, माइनस ऑफ ए, कौन सा कैप लगेगा, जेड कोऑर्डिनेट है तो के कैप लगेगा, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड का क्यू, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो ए क्यू, ये FA1 हो गया। उस तरह से FA2 बताओ आप, FA2 कितना होगा, FA2 2 नंबर ढूंढो, ये रहा 2 नंबर, FA2 होगा K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई K इंटू क्यू स्क्वायर। दिस FA2 A के कोऑर्डिनेट में से 2 का कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट 0 माइनस 0 0, 0 माइनस A माइनस ऑफ A, कौन सा कैप, J कैप y डायरेक्शन में, 0 माइनस A माइनस ऑफ K, माइनस A के कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आप वेक्टर में ही पढ़े होंगे ना, क्या मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे 2 वेक्टर दिया 2i कैप प्लस का 3j कैप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, देन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सिंपल सिंपल। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो a√2 बोल सकते हैं हम, a√2 का होल क्यूब हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, अरे भाई मेरे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2a का स्क्वायर यानी कि a√2 आएगा, उसका मैग्नीट्यूड का q लगाना है अपने को, FA2 भी हो गया। इस तरह से आप FA3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर वे में। देखो FA3 वेट इज 3 नंबर पॉइंट इज दिस K इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 0 माइनस A माइनस ऑफ A आई कैप, 0 माइनस ए जे कैप माइनस ऑफ A के कैप। अब आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक, डिवाइड बाय इसके मैग्नीट्यूड का क्यू यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का क्यू, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो a√3 का होल क्यूब, a√3 का यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन होल क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक, FA3 हो गया। इस तरह से आप FA4 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगा मेरे दोस्त, k क्यू स्क्वायर इंटू 4 नंबर देखो ये रहा 0 माइनस A माइनस ऑफ A आई कैप माइनस ऑफ A आई कैप, 0 माइनस 0 खत्म हो गया, 0 माइनस A माइनस ऑफ A के कैप डिवाइड बाय ए आई है, ये ए आई कैप है, डिवाइड बाय इसके मैग्नीट्यूड a√2 का होल क्यूब, ठीक। तो ये FA4 आ गया। उसी तरीके से हम FA5 FA6 FA7 सब कैलकुलेट कर लेंगे, सबको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। चलो देखो
ठीक, चलो देखो Fa5 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो Fa5 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो Fa5 फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू चार्ज 5, ठीक। तो देखो कहाँ गया मेरा 5 नंबर, वेयर इज 5, दिस K ऑफ क्यू स्क्वायर इंटू 0 माइनस A माइनस ऑफ ए आई कैप, बाकी सारा जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाय ए का पावर क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा ए, Fa6 के क्यू स्क्वायर इंटू A6 यहाँ पे है, 0 माइनस ए माइनस ए, 0 माइनस ए माइनस जे, जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाय A√2 का होल क्यूब। अब आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे। Fa7 के क्यू स्क्वायर इंटू 7 नंबर, 0 माइनस 0 0 माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए जे कैप डिवाइड बाय ए का स्क्वायर, ए का पावर क्यूब सॉरी। तो ये अपने पास सातों का सातों फोर्स आ गया है, Fa1 Fa2 Fa3 Fa4 Fa5 एंड सो ऑन, सबका सब फोर्स हमको कैलकुलेट हो चुका है। अब इसका नेट फोर्स बताना है अपने को, नेट फोर्स कितना होगा, हमने सबको कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है, इसका एडिशन कर देंगे सुपरपोजिशन के थ्रू। तो अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, एफ नेट फोर्स ऑन कहाँ पे, ए पे, फोर्स चार्ज नंबर ए पे, Fa1 प्लस का Fa2, याद करो सुपरपोजिशन ऐसे ही लगाए थे हम लोग, Fa3 प्लस का डॉट 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 प्लस का Fa7, ठीक। Fa1 का वैल्यू, सबका वैल्यू अब आपको पुट करना है, सबका वैल्यू पुट करके आपको आंसर आएगा जो मैं बता रहा हूँ। माइनस, देखो सब में माइनस है, सबका देखो ध्यान से देखो, सब में माइनस है, सब में माइनस है, माइनस माइनस हर जगह माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लो, और के क्यू स्क्वायर भी सब में है तो वो भी कॉमन कर लो, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर, और नीचे में क्या कॉमन कर सकते हैं, ए देखो सब में है, ए का पावर क्यूब, तो ए का पावर क्यूब कॉमन नहीं करके ए का पावर क्यूब ही है सब में, हाँ ए का पावर क्यूब ही है, ठीक। तो सब में क्या करो, ए का पावर क्यूब कॉमन कर लो, इंटू आपके पास आंसर आएगा 1/3√3 प्लस का 1/√2 प्लस का 1 इंटू आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। ये आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, आएगा। सिंपल जोड़ना है, सबको कॉमन करना है। देखो सब में के क्यू स्क्वायर बाई ए का पावर क्यूब कॉमन कर लेंगे बाहर, तो जहाँ पे ये √3 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, जहाँ पे √2 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक। वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सब में कॉमन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप इसको प्रिंट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी आपको करना है, जैसे भी करना है वैसे करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये लिखो आप इस क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखो, जो फिगर दिया हो इधर उसका लैंग्वेज। क्वेश्चन फिजिक्स में मुझे लैंग्वेज समझना होता है, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया है आपको एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन बनना तय है, गारंटी है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, चाहे कितना भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो, लैंग्वेज भी बहुत मायने रखता है, ठीक। तो क्वेश्चन कहीं भी हो तो लैंग्वेज को समझने का कोशिश करो। दूसरी बात ये है कि अगर मैं चाहूँ तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके समझा के लिख दूँ कि क्वेश्चन का ये डिमांड है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेट कर लोगे अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो। लेकिन अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज दे दे तो थोड़ा सा आप फंसोगे उसमें, ठीक। तो इसके लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज जहाँ भी हो आप प्रैक्टिस करो कि उसको खुद से समझने का। लिखो क्वेश्चन, 5 पॉइंट चार्जेस each of value plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side capital L meter, full stop. What is the magnitude of the force? What is the magnitude of the force on a point charge of value minus q coulomb placed at the center of the hexagon? ठीक।
आपको बोल रहा है कि ये एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसका साइड L मीटर है और इसके 5 कॉर्नर पे Q चार्ज प्लेस्ड है, प्लस Q चार्ज प्लेस्ड है, और जो 6th कॉर्नर है वो ब्लैंक है। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे अगर इसके सेंटर पे -Q कूलम चार्ज रख दें, इसके सेंटर पे -Q कूलम चार्ज रख दे, तो इस जो -Q कूलम चार्ज इस पे नेट फोर्स कितना होगा ड्यू टू ऑल द चार्जेज। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन है। देखो इस +Q और ये -Q की वजह से अट्रैक्शन होगा, इस तरफ होगा। सिमिलरली ये -Q और ये +Q की वजह से अट्रैक्शन होगा इस तरफ। तो ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल कर देगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी चार्ज का सेम है, तो कैंसिल कर देगा। उसी तरीके से इसमें देखोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा इस तरफ और ये अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ये वाला फोर्स है ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, लेकिन इस तरफ से कोई अट्रैक्ट करने वाला है ही नहीं, तो ये हमारा फोर्स बैलेंस बच जाएगा। ठीक, यही फोर्स हमारा बैलेंस बच जाएगा, यानी कि सारा का सारा फोर्स बैलेंस हो गया, लेकिन ये हमारा अनबैलेंस बच जाएगा, सॉरी अनबैलेंस फोर्स यही बच जाएगा, जिसको कैलकुलेट करना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा। ठीक, तो कितना होगा मेरे दोस्त, F = स्मॉल f, इस तरफ लगने वाला फोर्स F मान ले, इस तरफ लगने वाला फोर्स स्मॉल f मान ले। F = ये वेक्टर में -F के बराबर होगा और वैसे मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, सेम होगा। F = F, इसका वैल्यू कितना होगा, K × Q, ये तो होगा ही होगा, 100% गारंटी, K × Q होगा। और इस ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो अगर ये हेक्सागोन है, ये L मीटर है, दिस इज ऑल्सो L मीटर, तो L का स्क्वायर, तो सिंपल ये वाला फोर्स का वैल्यू कितना होगा, KQ/L², यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आपको आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Q²/4πε0L²। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आप सुपर पोजिशन लगाओगे तो फंस जाओगे यहाँ पे, अब दिमाग भी चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर 1 and 2, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर 1 and 2 carry equal amounts of charge and are fixed at a certain distance apart that is large compared to their diameters, full stop. The spheres repel each other with an electrical force of 88 millinewton, full stop. Suppose now a third identical sphere 3 having an insulating handle and initially uncharged is touched first to sphere 1 and then sphere 2 and finally removed, full stop. Find the force between sphere 1 and 2 after that. Find the force between 1 and 2 after that. ये फोर्स कितना होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को जरा समझते हैं। आपके पास लिखा हुआ लैंग्वेज है, आप वहां से भी समझ सकते, खुद से पॉज करके ट्राई करो। मुझे बोला गया है कि आपके पास 2 स्फीयर है इनिशियली, 1 and स्फीयर 2, ठीक, और 1 and 2, और इसके कुछ भी डिस्टेंस होगा, इस दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस r डिस्टेंस होगा। ठीक, r डिस्टेंस मान लेते हैं। 1 and 2 स्फीयर जो है, इस दोनों फोर्स के इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 मान लीजिए अपने तरफ से। तो ये Q1 Q2/r² का वैल्यू 88 मिली न्यूटन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन का पहला लैंग्वेज है। उसके बाद मुझे बोला, क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया कि नाउ सपोज 1 नंबर चार्ज को टच कराया गया 3 नंबर चार्ज के साथ जो अनचार्ज है। ठीक, ये तो ऑलरेडी चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, इसके ऊपर चार्ज Q2, लेकिन इसके ऊपर चार्ज 0, ये अनचार्ज है। इसके साथ 1 नंबर को टच कराया गया। तो आप जानते हैं कि 1 नंबर जब टच करेगा तो जितना चार्ज इसके ऊपर होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये हाफ चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट। तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2 और इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2। ओके, अब ये सिचुएशन हो गया। फिर बोला गया कि टच कराने के बाद 3 नंबर के पास कितना चार्ज हो गया, 1 Q/2। अब इस 3 नंबर को फिर से ले गया किसके पास, 2 वाले के पास। तो 2 वाले के पास 3 नंबर को फिर से ले गया। तो 3 नंबर के पास अब चार्ज कितना था, Q/2, और इस पे चार्ज पहले से कितना था Q, दोनों पे चार्ज सेम ही, सॉरी दोनों पे चार्ज Q1 Q2 नहीं है, सेम ही है।
तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, अब बोल के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो इसके पास टोटल चार्ज इस सिस्टम के ऊपर कितना हो गया, यहाँ पे जैसे 50-50 डिवाइड हुआ था, वहाँ पे टोटल सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3q/2 हो जाएगा। अब दोनों में क्या होगा, आधा आधा डिवाइड होगा, तो 3q/2 का आधा कितना हो जाएगा, 3q/4, और इस पर भी 3q/4, यानी कि 2 नंबर स्फीयर के पास भी 3q/4 चार्ज बचेगा और 3 नंबर के पास भी 3q/4। कैसे समझ में आया आपको? देखो इस क्वेश्चन का कहना है कि 1 और 2 जो चार्ज है स्फीयर 1 और 2 उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स 88 मिली न्यूटन है। तो हमने मान लिया और दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है। ये आइडेंटिकल स्फीयर कहने का मतलब चार्ज मास एवरीथिंग इज इक्वल, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 88 मिली न्यूटन, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया है कि नाउ सपोज कि 1 नंबर स्फीयर को हम 3 नंबर स्फीयर के साथ टच कराए जो कि ऑलरेडी अनचार्ज है, तो अनचार्ज स्फीयर को चार्ज के साथ टच कराएंगे तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 50-50, तो q/2 हो गया। फिर बोला गया कि जो 3 नंबर चार्ज जो स्फीयर है उसको फिर से ले गया चार्ज इससे टच कराने के बाद 2 नंबर के पास, तो 2 नंबर के पास q था, अब आया 3q/2, तो 3q/4 हो गया दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट। अब हमको बोला है कि आप बताइए कि फोर्स कितना होगा 1 और 2 के बीच में आफ्टर दैट। तो 1 पे चार्ज कितना है मेरे दोस्त, q/2, और 2 पे चार्ज अभी कितना है मेरे दोस्त, 2 पे चार्ज कितना है मेरे दोस्त, 3q/4, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रखा गया r ही, तो कितना हो जाएगा kq/2 इंटू 3q/2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर। इसको करो तो ये हो जाएगा 3kq स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, और कहीं पे मिस कर रहे हैं हम कुछ, q/2 k/2 3q/4 है, सॉरी 3q/4 है, 3q/4, तो ये कितना हो जाएगा 3kq स्क्वायर बाई 8r स्क्वायर, ये बचा। अब बताओ इस kq स्क्वायर बाई r स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 88 मिली न्यूटन, तो 3/8 इंटू 88 मिली न्यूटन, तो 8 से 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 33 मिली न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और जो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में जो 3 आवर का होगा, जितना आपने 2 साल मेहनत किया है उसका 3 घंटे में आपको एक पेपर डिसाइड कर देगा कि आपने 2 साल कितना मेहनत किया है। तो वहाँ पे तो क्वेश्चन आपको टीचर समझाने के लिए नहीं होंगे, वहाँ पे आपको खुद समझना होगा, तो खुद से समझने की कोशिश करो, अपने आप को आदत डालो, ठीक। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने अब छोटा छोटा क्वेश्चन कर लिया जितना भी है, थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखो, उसके बाद फिर से खुद से ट्राई करो, लिखो लैंग्वेज। क्वेश्चन है 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बलून्स, 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड, हीलियम वाला बलून देखें ना मेला में आप जाते हैं तो उसमें भरा होता है जो ऊपर की तरफ भाग जाता है, वही वाला। 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बलून्स each carrying a charge small q are tied to a weight, tied to a TIED, tied मैंने बांधना, tied to a weight capital W with strings and float in equilibrium, and float FLOAT, float in equilibrium as shown in figure, full stop। फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, full stop। फाइंड, ए में लिखो, फाइंड करना है आपको, ए में क्या फाइंड करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q assuming that the charge on each balloon acts as if it were concentrated at the center। बी में लिखो, बी में the volume of each balloon where density of helium is ρhe and density of air is ρa, rho small a, ignore the weight of the unfilled balloons, full stop। क्वेश्चन का ये लैंग्वेज है। ये आपको जो फिगर दिया गया क्वेश्चन में वो मैं आपको बता रहा हूँ। बलून है, हीलियम फिल्ड बलून्स है, दोनों हीलियम फिल्ड है, दोनों का दोनों हीलियम फिल्ड है, आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल है, तो चार्ज आइडेंटिकल का मतलब
दोनों पे आप सेम सेम सब कुछ, सारा पैरामीटर सेम होगा, ठीक। और इस दोनों को एक वेट से टाइड किया हुआ है, W वेट से टाइड किया हुआ है, इस दोनों को W वेट से टाइड किया हुआ है, टाइड माने बांधना, ये W वेट से टाइड किया हुआ है, ठीक। ये सब सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ x, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये W है। एंड दिस एंगल इज, ऑब्वियस सी बात है, थीटा, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक। तो आपसे बोला है कि आप कैलकुलेट करो, चलो ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। पॉज करके ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो आप लोगों ने ट्राई कर चुका होगा, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। थोड़ा क्वेश्चन ढंग का है बट उतना भी ढंग का नहीं है, मैकेनिक्स का यूज है। देखो मैं इसी में बनाऊंगा, आप अलग से बनाना, क्वेश्चन यही रहेगा आपका। देखो ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा होगा इस तरफ T, इस टेंशन का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसके T साइन थीटा और इस तरफ T कॉस थीटा। सिमिलरली ये भी वही स्ट्रिंग है इसी टाइप का, इसमें भी टेंशन T, इसका भी एक कंपोनेंट T साइन थीटा एंड T कॉस थीटा हो जाएगा। T साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2T कॉस थीटा यहाँ से हम लिख सकते हैं, T कॉस थीटा प्लस T कॉस थीटा, 2T कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट W, तो T कॉस थीटा इज इक्वल टू W बाई 2, वेट बाई 2। उसके बाद देखो ये जो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा होगा, कूलम्बिक फोर्स, इस पे इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन में, किसी एक पे देखो कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय, डिस्टेंस कितना हो जाएगा x और x, 2x, तो 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, F इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस 2x है तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, K इंटू क्यू इंटू क्यू, ठीक। अच्छा अब इसको हम एक चीज़ और ट्राई करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन दे रहे हैं, जैसे इसका मास m है इस बलून का, तो मास की वजह से mg लग रहा होगा इस बलून पे, इधर ऊपर की तरफ लग रहा होगा बायंसी फोर्स, जो एयर लगा रहा होगा बायंसी फोर्स एयर, और mg लग रहा है। दिस एंगल इज थीटा, दिस ऑल्सो इज थीटा, ये एंगल ऑल्सो थीटा होगा कि नहीं। अच्छा ये टेंशन यहाँ भी होगा, आप मैकेनिक्स को याद करो, न्यूटन से लगो, ये टेंशन यहाँ भी होगा 11th क्लास को, आप इसको याद करो। तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करो अब, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ आएगा T साइन थीटा और इसका कंपोनेंट एक इस तरफ आएगा T कॉस थीटा। तो हमको यूज क्या है, यूज है T साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स F, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में है, देन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अप्लाइड फोर्स इन ऑल डायरेक्शन ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट इज बैलेंस होना चाहिए, यानी कि x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, z डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेते हुए T साइन थीटा इक्वल टू F, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है, किसको किससे डिवाइड करेंगे आपको खुद लग रहा होगा, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे आप इक्वेशन 1 से, तो ये आएगा T साइन थीटा डिवाइड बाई T कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा, इसके नीचे हम लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, T साइन थीटा डिवाइड बाई T कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज T साइन थीटा, F बाई W बाई 2, तो ये साइन T से T कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये F बाई 1 इंटू 2 बाई W, तो 2F बाई W होगा। अब देखो, अब मुझे क्या पता करना था, क्वेश्चन नंबर ए में पता करना था कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन नंबर ए में पता करना था कि चार्ज का वैल्यू, तो F का वैल्यू पुट कर दो, KQ स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू KQ स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, यही हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर इंटू W, ठीक, यही ना होगा।
चलो तो देखते हैं इसको क्या आएगा अपने पास आंसर। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा कि क्या बचेगा बताओ भाई, के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² w इंटू tan थीटा, ये बचेगा के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² w tan थीटा, ठीक। और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² w tan थीटा डिवाइड बाय के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2x² w tan थीटा बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर लेके चलो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x² w tan थीटा। यहाँ से q का वैल्यू होगा √ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x² w tan थीटा। ये आपके पास चार्ज का वैल्यू आ जाएगा और ये आंसर होगा, यही आंसर है दिया हुआ है 8w tan थीटा पाई एप्सिलॉन नॉट x का स्क्वायर, यही आंसर आपके पास चार्ज का हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ए था। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे लग रहा था, इसके लिए मैंने देखा इसको फिर से कि क्या है नहीं है, और कुछ है नहीं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि फोर्स बैलेंस करना था। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन देखो, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कहीं भी आए तो माइंड में वहाँ पे मेकअप करना कि फोर्स बैलेंस करना, टॉर्क बैलेंस करना, ये सब हमारा फंडा होता है, माइंड में हिट करना चाहिए ये चीज़, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा ए नंबर क्वेश्चन। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो तो ठीक है मेरे दोस्त, देखो बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम पता करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ क्या पता करना है, वॉल्यूम ऑफ ईच बलून वेयर डेंसिटी ऑफ हीलियम इज ρHe। डेंसिटी जो दिया हुआ है हीलियम का ρHe एंड एयर का ρA दिया हुआ है, ठीक। तो आपको वॉल्यूम पता करना है, ठीक। तो देखो अब फिर भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन तो हम बैलेंस ही लगाएंगे, क्या लगा सकते हैं इसमें दूसरी बार में। एक तो है यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन है 2t cos थीटा इज इक्वल टू w, तो यहाँ से t cos थीटा इज इक्वल टू w/2 है, इसको अपने को रखना है, ठीक। और दूसरा यहाँ पे देखो इसमें नीचे की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स t cos थीटा, इस t का एक कंपोनेंट t cos थीटा और इस जो बलून है बलून का mg फोर्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t cos थीटा प्लस का mg और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बायंसी फोर्स है b। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। t cos थीटा का जो वैल्यू है आप 1 नंबर इक्वेशन से 2 में पुट कीजिए, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए t cos थीटा का, तो क्या हो जाएगा w/2 प्लस का mg बराबर बायंसी फोर्स, ठीक। m क्या है, मास ऑफ बलून है, याद रखना है हमको, m है मास ऑफ बलून। तो यहाँ से देखा जाए w/2 प्लस m मास ऑफ बलून है, तो मास ऑफ बलून को हम क्या लिख सकते हैं, मास किससे भरा हुआ है, डेंसिटी रो से और वॉल्यूम। देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये कहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास होगा कि नहीं होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होगा यार, होगा ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, भी कैंसिल हो गया, मास ही बचेगा। तो मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी किसका, जो इसमें फील्ड है ρHe इंटू वॉल्यूम किसका, इस पूरे बलून का जो मुझे कैलकुलेट करना है, v मान लिया बलून का वॉल्यूम, प्लस हाँ इंटू जी है, इंटू जी। देखो ये m का वैल्यू हुआ, दिस इज m मास, दिस इज मास इंटू जी, हो गया mg बराबर बायंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, इसका भी फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे रो किसका लगाएंगे, एयर का। ये बायंसी फोर्स कौन लगा रहा है, एयर ही लगा रहा है ना, एयर की वजह से फ्लाई कर रहा है, फ्लोट कर रहा है वो एटमॉस्फेयर में, तो एयर का ही हम डेंसिटी लगाएंगे, ठीक। बराबर देखो इसको तुम क्या करो, हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसको एक साइड में किसी को करना होगा, इसको एक साइड में करो। तो यहाँ से v और g कॉमन कर लेंगे हम, तो क्या बचेगा, ρHe माइनस का ρA बराबर का माइनस ऑफ w/2, यही ना। अच्छा ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ w/2 बच जाएगा। रो अच्छा इस माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो v इंटू जी
इंटू रो ए माइनस का रो एच ही होगा, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस ऐसे करके हो जाएगा W/2। अपने को क्या पता करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता करना है ना, तो वॉल्यूम इक्वल टू W/2G इंटू रो ए माइनस का रो एच ई, एंड दिस इज द आंसर। यही आंसर होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ बलून आ गया। तो पहला पार्ट में आपको चार्ज ऑन बलून आ गया था, कितना आप उसके ऊपर चार्ज है वो आया था, और दूसरे पार्ट में हमारे पास वॉल्यूम आया इस डेंसिटी ऑफ रो और डेंसिटी ऑफ गैस के फॉर्म में। ठीक, यही हमारे पास शायद आंसर है, यही आंसर है। ठीक, तो ये आप इसको प्रिंट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है वो करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 particles each having a mass of 5 gram, 2 particles each having a mass of 5 gram and charge 10 to the power minus 7 coulomb, and charge 10 to the power minus 7 coulomb stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them, find the coefficient of friction between each particle and the table, क्या क्वेश्चन है? आप पॉज करके ट्राई करो, देखो क्वेश्चन, खुद से लैंग्वेज समझो और ट्राई करो, फिगर बनाओ, एजम्पशन बनाओ, जैसे बनाओ खुद से ट्राई करो। देखो 2 particles each of a mass of 5 ग्राम, 2 पार्टिकल्स है जिसका मास 5 ग्राम है और चार्ज है 10 to the power minus 7 कूलम, और मास है इसका 5 ग्राम। तो 5 × 10 to the power minus 3 kg अपन लिख सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है कि मास कितना है 5 ग्राम, तो इसको भी वही चीज़ लिख सकते हैं 5 × 10 to the power minus 7। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। तो जब मास को कन्वर्ट कर लिया तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा? 10 × 10 to the power minus 2 मीटर, यानी कि 10 to the power minus 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। अब हमारे पास ये आ गया है। दूसरी बात बोल रहा है कि हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इच पार्टिकल एंड द टेबल। इच पार्टिकल, ये टेबल पे रखा हुआ चीज़ है, ये जो सिस्टम है ये किसी टेबल पे रखा हुआ है। तो हमसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा। देखो दोनों सेम नेचर का चार्ज है, प्लस नेचर का, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। ठीक, अब ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से, और ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। तो इस पे जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स होगा ड्यू टू टेबल, वो किस डायरेक्शन में होगा? सोचने वाली बात है। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज करता है मोशन का, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इस पे अगर पूछे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स डायनामिक होता है, मतलब कि चेंज अपना डायरेक्शन खुद से चेंज कर सकता है। तो देखो अब अगर हमको बोला कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, सेपरेशन यहाँ पे स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होगा? K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू फॉर K? 9 × 10 to the power 9 इंटू Q1 का वैल्यू 10 to the power minus 7 इंटू 10 to the power minus 7 डिवाइड बाई 10 to the power minus 1 का स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में अपन कन्वर्ट कर लिए, तो 10 to the power minus 1 मीटर आया, इसका स्क्वायर कर दिए। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? देखो ये हो जाएगा 9 × 10 to the power minus 7 माइनस 14 प्लस 9, -14 और +9 -5 डिवाइड बाय 10 to the power -1 का स्क्वायर 10 to the power -2 विच गोज टू अबव न्यूमिनेटर। तो ये हो जाएगा 9 × 10 to the power -3 न्यूटन। आई थिंक यही हो जाएगा। ये 10 to the power -2 ऊपर जाएगा तो +2, 9 × 10 to the power -3 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बताओ। म्यू इंटू नॉर्मल होता है, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल होता है नॉर्मल फोर्स। mg यहाँ पे काम करेगा, नॉर्मल किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू इंटू mg, m इसीलिए दिया गया था आपको। आप यहाँ पे म्यू का वैल्यू पता करना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू पता करना, म्यू इंटू
m का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 म्यू इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये आपको न्यूटन में आएगा। ठीक, अब ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टू चार्जेज आर इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम Fe इक्वल टू एफ होगा। तो Fe इक्वल टू एफ जब होगा, Fe का वैल्यू कितना आया था अपने पास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना आया था 5 म्यू इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। अपने को म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन विच इज इक्वल टू म्यू। ठीक, ये 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा। 9/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू। बट इज 9/5 कितना हो जाएगा, आई थिंक 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू। अगर 10 टू द पावर माइनस 1 इसको नीचे ले आएंगे 1.8 डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू का वैल्यू आएगा 0.18 जो कि यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। तो ये 0.1 आपका 18 कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यही आपका आंसर है। ठीक, तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया, ये भी अच्छा सा नहीं बेसिक सा ही क्वेश्चन है, तो फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था। मैकेनिक्स को हम लोगों ने यूज़ किया, टेंशन के फॉर्म में भी यूज़ किया, पीछे फोर्स वेक्टर पूरा यूज हुआ है। तो आपको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ पे मैकेनिक्स डालेगा ही डालेगा, श्योरली डालेगा कहीं ना कहीं से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो, लिखो। Two identical balls each having a density rho. Two identical balls each having a density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal lengths. Full stop. Both the balls have equal mass and charge. Both the balls have equal mass and charge